साथियों, द कुश वॉइस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा चुनाव हुए हैं, अभी शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों की आत्माएं भटक गई हैं। किसी पार्टी से चुनाव जीते थे, किसी पार्टी में उनकी अंतरात्माएं जा रही हैं, कुछ पार्टियों में वो सशरीर भी जा रहे हैं, कुछ पार्टियों में सिर्फ उनकी आत्माएं जा रही हैं। तो इसी के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल, जिसका भी एनडीए के साथ ऑफिशियल गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पूरी तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनके विधायकों की आत्मा सपा के साथ है। उसी तरीके से सपा के भी 6 विधायक ऐसे हैं जिनका शरीर तो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो बीजेपी के साथ चली गई है। तो इसी खेल के अंदर सभी नेता अपने अपने नेताओं के कभी शरीर ढूंढ रहे हैं, कभी उनकी आत्माएं ढूंढ रहे हैं। कुछ तो विधायक ऐसे भी थे जिनका शरीर दोपहर तक तो किसी दूसरी पार्टी के साथ घूम रहा था, और अब उनकी आत्मा पता चल रहा है वोटिंग के समय किसी दूसरी पार्टी के साथ चली गई है। तो आत्मा और शरीर के इस खेल में रालोद के ऊपर हम साथी असद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आप वेस्टर्न यूपी पे अपनी खास पकड़ रखते हैं। तो मैं उनसे रालोद के ऊपर टिप्पणी चाहूंगा कि रालोद जो अब तक खुद को जयंत चौधरी बताते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, और अब पलट भी गए हैं और एनडीए के पूरी तरीके से समर्थन में भी चले गए हैं। विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और पूरे जोर शोर से बीजेपी को रोकने के नाम पर मुस्लिम समाज का एक साथ वोट भी लिया था। तो इसके ऊपर अब असद भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनके जो विधायक हैं उनमें 2 मुस्लिम विधायक भी हैं। अब आत्मा की वो सुन रहे हैं या पार्टी लाइन की सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। मैं अपनी बात से शुरू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुछ भाई, आपने मुझे मौका दिया। एक शेर से शुरू करते हैं बात। हम्म। हमसे हमारा क्या हाल पूछो हो मुन्नी, शिया के हम्म। साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की स्थिति यही है। मैं आपको नाम दर नाम बता सकता हूँ। हम्म। थाना भवन के अशरफ अली, सिवाल खास के हम्म। गुलाम मोहम्मद, मीरापुर के चंदन चौहान, पुरकाजी के अनिल अनिल कुमार, शामली के प्रसन्न चौधरी, बुढ़ाना के राजपाल बालियान, छपरौली के अजय कुमार, सादाबाद के प्रदीप कुमार और खतौली हम्म। सीट के मदन भैया। ये हम्म। 9 विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं, बिना मुस्लिम वोट के ये आज भी भाजपा के साथ उम्मीदवार बन जाए, भाजपा प्लस रालोद के, एक भी विधायक राष्ट्रीय लोकदल बना नहीं सकती है अपना बिना मुस्लिम वोट के। लेकिन लोकतंत्र का कमाल ऐसा है कि मुसलमान वोटों के नाम से जीते हुए, भाजपा के विरोध में जीते हुए, सारे भाजपा विरोध का जो एक क्योंकि एक इनका जो वोट मिला था वो बीजेपी को रोकने के नाम पे मिला था। मुस्लिमों ने तो पूरा एग्जैक्टली झोली भर के वोट दिया था। बीजेपी को और रोकने के नाम पे मिला हुआ वोट आज राज्यसभा का एक भाजपा का सांसद बनाने के काम आया है। दूसरी बात, इनमें 2 हम्म। विधायक जो मुस्लिम हैं, पहले सिवाल खास के गुलाम मोहम्मद और दूसरे अशरफ अली खान, इन हम्म। दोनों ही को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। वो हम्म। इतना चौंकाने वाला मामला है कि दोनों में से एक को मंत्री बनाया जाएगा, और वो मंत्री हम्म। बनने वाले हैं अशरफ अली खान। अब जैसे अच्छा। ही ये खबर अखिलेश यादव जी के पास पहुंची कि भाई मंत्रालय जो है अशरफ अली खान को मिलेगा, तो गुलाम मोहम्मद नाराज हो जाएंगे। तो हम्म। अखिलेश यादव का प्लान ये है कि गुलाम मोहम्मद को बागपत लोकसभा से उम्मीदवार जयंत चौधरी की पत्नी या वो खुद लड़ेंगे उनके खिलाफ बना दिया जाए, ऐसा वो कुछ चाह रहे हैं। लेकिन हम्म। दौर ऐसा है कि अखिलेश यादव की कोई भी गोटी सही जगह फिट बैठ नहीं रही है। वो हम्म। वेस्ट में सेंधमारी के चक्कर में थे। उनके पूर्वांचल के बहुत मजबूत 4 या 5 या 6 या 8, मुझे नहीं पता, अभी काउंटिंग शाम को ही आ जाएगी, वो विधायक टूट गए। में लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये इसका बुरा दौर है, उसका बुरा दौर है। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी का सबसे बुरा दौर यही चल रहा है कि उसके सहयोगी, उसके नेता, वो जिस पे भरोसा करते हैं,
जिसको आगे बढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं कि हाँ भाई ये करो, वो उन्हें छोड़ करके चला जाता है। वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव ने फ्री हैंड दिया जयंत चौधरी जी को। सपोर्ट हम्म। था, समर्थन था, प्रचार था, सारी चीजें थी। हुआ क्या? आज अखिलेश यादव जी का एक राज्यसभा लेकिन क्या सांसद गया, विश्वास था? बहुत सारी चीजें। जी, क्या विश्वास था? बस यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने आज एक क्योंकि पिछले लिखने की राज्यसभा भी कोशिश। चुनाव में जब जयंत चौधरी जी राज्यसभा जाना चाहते थे तो बड़ा विवाद हुआ कि सपा कह रही थी कि आप हमारे सिंबल पे जाइए। एक हम्म। विश्वास की कमी तो उसके अंदर नजर आई। चलिए, राम बाबू जी इसमें दो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं जी उनसे भी जी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। राम बाबू जी। जी धन्यवाद। जी हाँ। जी खुशी जी। बीएसपी का एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह जी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने बस बीजेपी के लिए वोट क्यों किया, जो सेठ जी हैं बीजेपी के उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने तो मेरा वोट मांगा ही नहीं, सेठ जी आए थे मांगने तो मैंने कर दिया वोट। तो बीएसपी की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उमा शंकर सिंह अकेले नहीं है, संजय सेठ के साथ बहुत सारे लोग चले गए हैं। और भाजपा ने जो रास्ता बनाया था, जो समीकरण बनाया था, जो गठजोड़ बनाया था, वो कामयाब हो गया है। मैं आपको अपडेट दे दूं। सबसे पहले तो आप हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, टोटल राज्यसभा की जो 10 सीटों पर यहाँ पे चुनाव हो रहा था, भाजपा ने 8 उतारे थे, समाजवादी पार्टी ने 3 उतारे थे। हम्म। और टोटल 395 वोट पड़े हैं यहाँ 10 सीटों पर, जो चुनाव हो रहा है 11 सीटों पर। और हम्म। उसमें से जो बगावत करके गए हैं, एक तो अपने जन समाज पार्टी के उमा शंकर सिंह वो चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई आया नहीं, वो जो आया था उनको दे दिया है। इसके ठीक। अलावा राकेश पांडे हैं, इन्होंने एनडीए को वोट दिया है। राकेश राजेश प्रताप पांडे। सिंह एनडीए को वोट दिया है। अभय सिंह एनडीए को वोट दिया है। विपुल चतुर्वेदी एनडीए को वोट दिया है। मनोज पांडे एनडीए को वोट दिया है। पूजा पाल बहुत चर्चित विधायक है, राजूपाल की पत्नी स्वर्गीय राजूपाल की। हम्म। आशुतोष पौड़िया। तो देखिए, ये वो सब नाम है जो गैर एनडीए वाले हैं, इन सब ने एनडीए को वोट दिया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ूंगा, मनोज पांडे इसमें से सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती हैं, क्योंकि जो मनोज पांडे हैं वो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे। तो जब सुबह आज उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, तो लखनऊ में तहलका मच गया। और ये खबर पहले बाहर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंध लगा लेगी, साम दाम दंड भेद ये प्रकार धन बल बाहुबल जो भी है, इधर उधर से बैकडोर, आगे से पीछे से, जहां से भी, हर तरीके से षड्यंत्र जो रचा जा रहा था वो पूरी तरीके से कामयाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो किसी भी तरीके से अपने 8वें उम्मीदवार को जिता लेगी। संजय सेठ बहुत बड़े बिल्डर हैं, जाना माना नाम है। 2 4 10 20 करोड़ रुपए उनके लिए कुछ नहीं, ऐसा कहा जाता है। बहुत बड़ी हस्ती है संजय सेठ। हम्म। तो सब कुछ जिस चीज की जरूरत थी, सब चीज को इस्तेमाल करके चुनाव जो है एनडीए के पक्ष में एक तरीके से जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी राम ने बाबू जो जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो क्रमांक समाजवादी पार्टी ने दिया है कि पहले नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, क्योंकि उनके थर्ड कैंडिडेट की हार निश्चित है। पहले पहले नंबर पर इन्होंने जो बनाया था, वो उनको जया बच्चन को बनाया था। दूसरे नंबर पर इन्होंने जो कैंडिडेट बनाया था वो आलोक रंजन जी थे। और रामजी लाल सुमन को इन्होंने तीसरा कैंडिडेट बनाया था। तो रामजी लाल सुमन जो है वो अकेले दलित कैंडिडेट थे, लेकिन अब उनका जो है वो चुनाव हारना लगभग लगभग तय है, क्योंकि जो जीत क्या के लिए। क्या क्या ये कंफर्म न्यूज है कि रामजीलाल सुमन जी को ही तीसरे नंबर पे लड़वाया गया है? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश यादव एक दलित को बलि का बकरा बनाएंगे। नहीं देखिए, अखिलेश यादव ने किसको बकरा बनाया, किसको नहीं बनाया, किसको शेर बनाया है, किसको शेर बना के राज्यसभा भेजेंगे, किसको बकरा बना के भेजेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये औपचारिक तौर पे सही बात है कि पहली वरीयता के जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, वो जया बच्चन थी। दूसरी वरीयता वाले आलोक रंजन थे। और तीसरी वरीयता वाले जो प्रत्याशी थे वो लालजी सुमन थे। सबको लग रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के 7 कैंडिडेट थे, तब सब लोग ये कह रहे थे कि 2 जो हैं वो कायस्थ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के और एक दलित कैंडिडेट, ये तीनों राज्यसभा चले जाएंगे।
लेकिन जब संजय सेठ ने नामांकन किया तो सब तरफ ये हवा उड़ गई कि अब जो है वो रामजी लाल सुमन का राज्यसभा पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संजय सेठ कई बार पहले भी भाजपा के टिकट से राज्यसभा जा चुके हैं। तो संजय सेठ ने पूरा, मतलब जब से वो आए तब से पूरी बीजेपी ने और पूरी बैठक बैठक हुई बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई और सारा सब कुछ हुआ। तो संजय सेठ के आने के बाद ये तय हो गया था कि रामजी लाल जो सुमन है उनका जो है वो दावेदारी कम पड़ जाएगी। और समाजवादी पार्टी में बगावत भी तभी से बहुत ज्यादा शुरू हुई। इसमें सबसे अहम जो है मनोज पांडे के बारे में कुछ चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मनोज पांडे ने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि अब मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। तो आप ये बताइए कि अभी तक समाजवादी पार्टी में आप किसके लिए काम कर रहे थे? उन्होंने कहा कि अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा। मतलब वो अपने समाज के लिए, उनका कहने का मतलब है ब्राह्मण समाज के लिए। तो भाई अभी तक आप विधायक थे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से, तो आप जो आदमी जहां से विधायक होता है वो जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता। आप कई बार ऊंचाहार से विधायक रह चुके हैं, अब वो कह रहे हैं अब मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। बहुत बड़ी खबर मैं आपको आपके दर्शकों को, अपने साथ जो लोग जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मनोज पांडे बहुत जल्दी भाजपा में नजर आने वाले हैं और उम्मीद करिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे, ऐसी प्रत्याशी। खबर आ रही है अभी मेरी मुख्यमंत्री से उनकी। अभी मेरी असद साथी असद से बात हो रही थी कि पता ही नहीं चल रहा कि किसकी आत्मा किस पार्टी में है और किसका शरीर किस पार्टी में है, और अंतरात्मा के साथ शरीर के साथ वो किस पार्टी में जाने वाले हैं। जैसे अभी आपने मनोज पांडे जी का जिक्र किया कि कहाँ अखिलेश यादव राजा भैया को मनाने जा रहे थे और इधर उनका सुबह सुबह उनके मुख्य सचेतक ही उनको धोखा दे गए, बीजेपी उनके मुख्य सचेतक को ही ले उड़ी। तो अभी मैं साथी असद से बात करूंगा। साथी असद ने अभी पीछे बड़ी शायरी भी सुनाई, और एक शायरी ऐसी भी आती है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तो तुमको मगर आती नहीं। तो रालोद के जो विधायक हैं जिनकी अभी जिक्र असद भाई ने किया कि जो बिना मुस्लिम वोट के जीतना नामुमकिन था, वो अब क्या मुंह लेकर अपने समाज के बीच जाएंगे? क्योंकि अभी साथी राम बाबू ने कहा कि मनोज पांडे जी ने कहा है कि मैं अब अपने समाज के लिए काम करूंगा। तो अब वो विधायक किस समाज के लिए काम करेंगे असद? असद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल। जी आप बोलिए। हाँ तो स, हाँ, बात ये नहीं है कि वो समाज में कैसे जाएंगे, सवाल ये है कि एक चीज होती है उसूलों की राजनीति, हम्म। उसका खात्मा हो चुका है ईमानदारी से। जिस हम्म। पार्टी या जिस धन बल या जिस समाज के समर्थन से आप विधायक या सांसद बन करके आते हैं, आप वोट उससे उलट विचारधारा को दे करके आते हैं, जीत जाते हैं और हार जाते हैं, जो भी बात है। सवाल ये है कि जो अभी आपने भी कहा कि जब ये लोग समाज या इलाके में जाएंगे, अभी मेरी एक पत्रकार साथी से बात हो रही थी, मैंने एक ट्वीट लिख दिया एक्चुअली, उस पर कई पत्रकारों के फोन मेरे पास आ गए। वो सिवाल ट्वीट खास पढ़ के के जो सुना विधायक है दीजिए। गुलाम मोहम्मद साहब, नहीं वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाँ। उस पे ये एक साथी मुझसे ये कह रहे थे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पत्रकार साथी का, वो ये कह रहे थे कि जिस दिन गुलाम मोहम्मद साहब इलाके में आएंगे उस दिन हम उनसे सवाल करेंगे कि जिस सेक्युलरिज्म और जिस विचारधारा के नाम पे आप हमसे वोट लेकर के गए थे, वो कहाँ लखनऊ छोड़ करके आ गए हैं या लेकर के आए? हम ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये वेस्ट यूपी की सीटें कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, या उनका एक समीकरण है कि वहां पे और यदि कोई वो भी जो मंत्री ये बन के पैटर्न जाते था, हैं जाट तब? मुस्लिम गुर्जर या राजपूत या हमारा एससी समाज, इनके, नहीं वो मंत्री नहीं बनेंगे, वो अच्छा। मंत्री नहीं बनेंगे, ये उनका नंबर फिक्स है। नहीं है। वो मंत्री नहीं बनने वाले हैं, यही सबसे बड़ा मामला है कि हाँ, उनसे वोट ले लिया गया है और उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लग रहा है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा कि विधानसभा में लेकर क्या जाएं, कि लखनऊ से ये लेकर आए हैं। है। नहीं,
जी जी जी। तो मंत्री में किसका नाम आपको लग रहा है? लेकिन एक बात बहुत अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि अशरफ अली खान राज्य मंत्री बनेंगे, थाना भवन के विधायक हैं जहां तक सूत्रों से खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्रालय राजपाल बालियान जाट समाज से आते हैं, बुढ़ाना विधानसभा सीट से। वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। उन्हें गन्ना विकास मंत्रालय, एक मंत्री है गन्ना मंत्रालय टाइप, वो पश्चिमी उनको यूपी में दिया गन्ना जाएगा क्योंकि बहुत वेस्ट होता यूपी के है। किसानों का एक मुद्दा भी है। एग्जैक्टली हम्म। exactly। उसकी उसके मुद्दे को खत्म करने के लिए, और दूसरा इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, ऐसी चर्चा है, असद बाकी असद तो अभी भाई ने थोड़ा अभी वक्त है। बताया कि रालोद को गुड़ ना सही गन्ना तो मिल ही जाएगा। तो राम बाबू जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी जी जैसे शुरुआत में कल जब हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, मैं भी ट्वीट कर रहा था, ये तय था कि सपा के पास नंबर नहीं है। बीजेपी धन बल छल सब चीजों का प्रयोग करेगी। तीसरा कैंडिडेट जीतना बिल्कुल नामुमकिन है समाजवादी पार्टी का। वो राजा भैया के दर पर भी गए थे, लेकिन उस दर से भी ठुकरा दिए गए। ठीक है। तब एक बात सामने आ रही थी जिसपे मैंने कल एक सर्वे भी रखा था कि अब क्रमांक तय करना है। अब अखिलेश यादव को तय करना है कि उन्हें दलित को राज्यसभा भेजना है या नहीं। यदि उन्हें एक दलित को राज्यसभा भेजना है तो उसे नंबर 2 पर या 1 पे उतारेंगे। यदि नहीं भेजना है तो नंबर 3 पे उतारेंगे। आपका कन्फर्म अब क्या कहता है कि अखिलेश यादव का दलित प्रेम कैसा है? मैं उसके ऊपर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा, मैं आपकी टिप्पणी इस बात पे चाहूंगा कि इस पूरी राजनीति में आप बीएसपी को कहां देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो संख्या बल में एक है, तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, तो सेकुलर के नाम पर वो कांग्रेस को भी नहीं वोट दे सकते हैं। समाजवादी हम्म। पार्टी से मायावती के पहले से रिश्ते खराब हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं हम्म। जाता वोट। तो जाहिर सी बात है अब उसको वोट जाएगा जो बचा हुआ है संजय सेठ। संजय सेठ चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई अधिकृत भाजपा नेता नहीं, वो भाजपा से समर्थित हैं, जुड़े हुए हैं, भाजपा से अटैच हैं। तो जाहिर सी बात है उमा शंकर सिंह का वोट उन्हीं को जाना था। रही बात अखिलेश यादव के दलित वोट बैंक की, तो समाजवादी पार्टी में विद्रोह उसी दिन से हुआ था जब समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे थे। उसमें से 2 कायस्थ थे, जया बच्चन और आलोक रंजन, और तीसरे जो प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन, उसको लेकर के विरोध था। सबसे ज्यादा विरोध इस बात का था कि अखिलेश जी ने पीडीए बनाया था जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम से। तो जो ओबीसी समाज के नेता हैं उसमें पल्लवी पटेल ने सबसे पहले मुखर होकर के आवाज उठाई। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज उठाई। पार्टी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ के गौतम है। तो पल्लवी पटेल तो अभी नई नेता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, के गौतम, इन लोगों ने बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ काफी लंबे समय तक, कई दशकों तक, हम्म। कई साल तक काम किया है और बहुत राइट हैंड रहे, बहुत घनिष्ठ रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य और के गौतम जी के साथ हमारी कई बार वैसे भी इंटरव्यू भी हुआ उनका, उनके साथ बैठ के कई बार कई घंटे की चर्चा भी हुई, तो सब बताया गया। तो वहां पे जो निकल की चीजें आई हैं कि अखिलेश जी ने जो 3 प्रत्याशी उतारे, अगर उसमें से एक पिछड़ा होता, एक दलित होता, एक अल्पसंख्यक होता, तो उससे मैसेज बहुत बढ़िया जाता। तो कहीं न कहीं स्ट्रेटजी बनाने में चूक हो गई, कहीं न कहीं स्ट्रेटजी बनाने में गलती हो गई। अब हालांकि एक चीज और भी होती है कि जो पार्टियां राज्यसभा के प्रत्याशी होते हैं उनके पास जो सीटें होती हैं, तो इस समय भाजपा ने सब लोगों के पीछे जो है वो सीबीआई ईडी छोड़ रखा है और ईडी को लगा रखा है, पता करो किसके पास कितना पैसा है। तो पार्टी चलाने के लिए और मठाधीशों से मुकाबला करने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा खुद भी भाई। मठाधीश कुछ बनाने पड़ते हैं सपा को हाँ, भी। तो अब ऐसे जैसे लोगों को भी जैसे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, बात वह भगत सिंह की और अंबेडकर की करेंगे, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आएगी तो सेठ जियों को भेजा जाता है। असद कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे बीच में। बिहार से एक खबर आ रही है, मोहनिया से राजद विधायक संगीता कुमारी, चेनारी हम्म। से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी गौतम और विक्रम से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2 कांग्रेस के और एक राजद के विधायक भी भाजपा में चले गए। हम यानी और कि ये सह खबर शरीर चले इसलिए भी गए हैं अहम या है, सिर्फ अंतरात्मा गई है? अभी वो आत्मा वही है, सह शरीर वहां पहुंचे हैं। और शरीर और वहां ये पहुंचे अहम हैं। खबर इसलिए भी है कि
ये इस तरह की खबरें चल रही हैं कि हो वही सकता है वही लोकसभा के साथ आत्मा साथ आत्मा बिहार में कह रहे हैं, विधानसभा आत्मा जो चुनाव है भी हो जाए। वो लोकसभा चुनाव के जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक आत्मा भटकती रहेगी, शरीर इधर उधर जाएगा। शरीर इधर उधर नहीं नहीं, जाएगा। राम बाबू जी, इसमें एक और मुद्दा है। कुछ भाई आप भी हम्म। समझिएगा। मुझे हम्म। इस मामले में बीएसपी बहुत नीट एंड क्लीन लगती है, मैं ओपनली कहता हूँ इस बात को। क्योंकि हम्म। उसका एक विधायक है यूपी में, हम्म। और उनका ये स्टैंड क्लियर था कि भाई हमें भाजपा को वोट देना है, हमें अखिलेश को वोट नहीं देना। वो दे करके आ गए, हम्म। उन्होंने किसी से इफ एंड बट वाला मामला नहीं किया। चर्चा आप में दावे नहीं कर रहे, रहे हो कोई डील पीडीए, करते नजर नहीं आए। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी हम्म। नहीं। आप दावे कर रहे हो पीडीए, आप दावे कर रहे हो दुनिया भर के, और आपके विधायक खुद आपके साथ नहीं है। क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास दावेदारी नहीं है, आपको लेकर के आपके नेता ही आश्वस्त नहीं है। इसके अलावा कोई और बात नहीं। यानी कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो अखिलेश यादव पे राम बाबू जी यही बात फिट बिल्कुल। बैठती है। देखिए, असद जी ने अभी बहुत बढ़िया बात कही है और सारी बातों का निचोड़ कह दिया, निचोड़ कर दिया, एक तरीके से पूरा सॉल्यूशन बता दिया है कि अखिलेश जी से कहीं न कहीं स्ट्रेटजी बनाने में गलती हो गई, या कहीं न कहीं जब वो उन्होंने पीडीए बनाया था, कि पिछला दलित। आपका बस सचेतक, मुख्य सचेतक ही आपके चुनाव से के दिन, मॉर्निंग के दिन आपके से जा रहा है, तो यहीं से आपकी राजनीतिक समझ के ऊपर तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। कल चुनाव के पहले उन्होंने जो पीडीए बनाया, नहीं उन्होंने नहीं, पीडीए को एक इतना मिनट, प्रचार प्रसार। राम बाबू जी, एक बात याद आ गई, मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं याद दिला दूं। मुख्य सचेतक बनाया किसको आपने? मनोज पांडे। पीडीए की आप बात करते हैं, मनोज पांडे जी को सचेतक बनाते हैं, मुख्य अरे, सचेतक बनाते अरे हैं। समझ असद तो भाई, यहाँ सवाल पैदा अरे करती है। असद जी, आप यही अखिलेश जी की रणनीति नहीं समझ पाते। पीडीए, पीडीए के अंदर यदि आप दो वर्ड अंदर पिछड़ा। डाल दोगे तो वो पांडे ही बनता है। ठीक है। पीडी पीडीए को पीडीए लेकर में के तीन ही बहुत वर्ड तो डाल रहे हैं, है ना? पीडीए पीडीए को लेकर के जो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, होर्डिंग होर्डिंग बैनर भी खूब ज्यादा लगाए गए, और अखिलेश जी ने अपनी हर रैली में, जनसभा में, सब जगह ये बोला कि जो पीडीए है वो हमारे लिए भगवान है। तो जब पीडीए को उन्होंने भगवान बताया, मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके अलावा 85-15 की जो बात मान्यवर कांसीराम कहते थे, वही बातें समाजवादी पार्टी के मंचों से उठने लगी। तो जो दलित और पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनको लगा कि अब बीएसपी कमजोर हो रही, समाजवादी पार्टी वही बहुजन वाली बात कर रही है, तो क्यों ना एक जगह जो है एग्रीगेट हुआ जाए, सब लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। लेकिन जब राज्यसभा के कैंडिडेट जो है अनाउंस हुए तीन, तो उसमें से पी गायब था और डी था, लेकिन डी तीसरे नंबर पर चला गया। तो पी भी गायब हो गया, एक तरीके से डी भी गायब हो गया, और ए खाली बचा। और उसमें से ए मतलब अल्पसंख्यक नहीं, ए मतलब हो गया अगड़ा। तो जो दोनों कायस्थ कैंडिडेट थे वो तो अब जीत जाएंगे। तो उसी वजह से जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी में विद्रोह हो गया, और ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा था। इसमें ये तीन प्रत्याशी एक तरीके से इस तरीके से उतारे जाने चाहिए थे, स्ट्रेटजी बना के समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि वो 2024 में उनका एक मेन लीडिंग रोल टाइप का है, जिससे कि पीडीए जो बात कर रहा है उसका मैसेज भी चला जाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई। और जो पीडीए के नेता थे उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज हो गए, पल्लवी पटेल भी नाराज हो गई, और भी कई सारे खुलकर नेता नाराज हो गए। राम गोविंद चौधरी, सोचिए इतने बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कई बार वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो उनको तक ये कहना पड़ा कि कहीं न कहीं जो है वो चीजें गलत हो रही, और उनको लेटर तक लिखना पड़ा। उन्होंने बोला कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को मना के पार्टी में वापस लाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी इन सब चीजों को लेकर। फिलहाल जो है वो मैसेज बड़ा गलत गया है कि पीडीए वाला जो समाजवादी पार्टी में बातचीत चल रही थी, वो मैसेज फिलहाल गलत चला गया है। समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा इससे। अब देखना है कि ये लोग इसको डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं, इसकी भरपाई कहां पर की जाती है। कुछ दलित नेताओं को संगठन में ज्यादा ओहदा, ज्यादा बड़ा पद दिया जाएगा, या फिर फ्रंट में लाया जाएगा कुछ लोगों को, या फिर जो पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के कुछ नेता हैं, इनको और आगे ला करके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएंगी, या फिर रैली और मंच में इनको सामने बैठाया जाएगा, इनसे स्पीच दिलवाए जाएंगे। क्या स्ट्रेटजी होती है, अभी देखना होगा ये। हाँ, जैसा कि अभी साथी राम बाबू ने कहा कि एक स्ट्रेटेजिकल इसमें रूप से एक और अगर पॉइंट इसका है, एक राम बाबू जी की बात पे मुझे याद आ गया। जो बात आप दलित समाज के लिए कह रहे हैं, सेम टू सेम वही बात
जाट समाज के लिए भी वेस्ट यूपी में देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी जी के साथ अलग हो जाने के बाद बहुत चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा से जाट समाज के हरिंद्र मलिक को चुनाव का उम्मीदवार बना दिया है। उसके अलावा खबर यह है कि हो सकता है, जैसे उन्हें पद दे रखा है, कि और पद भी दिए जाएं। गुर्जर समाज के अतुल प्रधान जी को मेरठ लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया जाए। तो मतलब कुल मिलाकर के अखिलेश यादव इस टाइम घबरा गए हैं, उन्हें कहा जाएगा, क्योंकि अगर लोकसभा से ठीक पहले जनता को ये मैसेज जाएगा, जैसा राम बाबू जी भी कह रहे थे कि भाई उनके विधायक की जरूरत, उन्हें वोट कौन देगा और क्यों वो वोट देंगे। तो ये चलिए एक इस बहुत बड़ा डिबेट को सवाल या इस निशान अखिलेश हाँ, यादव पे उठ रहा इस डिबेट को यहीं पे हम खत्म करते हैं। फिलहाल की स्थिति ये आ गई है कि अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से घबरा गए हैं और एक रणनीतिक रूप से उनकी बहुत बड़ी ये हार आज उनको मिली है। अब आगे वो इसकी भरपाई कैसे करते हैं वो आगे के समय में हम देखेंगे। साथियों, दाकूस वॉइस में फिर से बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हमारे जो गेस्ट जुड़े उनका भी धन्यवाद।